जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है जो स्टार्ट हम कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 क्या है? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आपके पार्ट 2 का कुछ सिलेबस रिवाइज़ करवाना चाहता हूँ, कुछ सिलेबस रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि आपका जो केमिस्ट्री का पोर्शन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक इनऑर्गेनिक में है और एक ऑर्गेनिक में है। ठीक है, आपने जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 7 से, और चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट करने का जो मेन पर्पसेस है, एक तो सिलेबस के रिड्यूस होने की काफ़ी न्यूज़ मिल रही हैं, उसकी वजह से मैं चैप्टर नंबर जो 7 है इससे जो आगे फॉरवर्ड चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मुझे लगता है जो ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि वो इस चैप्टर को लास्ट में पिकअप करेंगे। सो मैंने इसी वजह से इस चैप्टर को फोकस किया। अच्छा, स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर को। चैप्टर का नेम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या चीज़? याद रखें, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें आप हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं। हाइड्रोकार्बन से मुराद क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन, इनको स्टडी करते हैं। और हाइड्रोजन और कार्बन से जो जो कंपाउंड आगे बनते हैं, यानी कि उनसे बनने वाले डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव से मुराद है कि उनसे बनने वाले जो आगे कंपाउंड, मिसाल के तौर पर कार्बन से मीथेन बन गया, कार्बन से इथेन बन गया। सो ये वाले जो कंपाउंड आगे इनसे ड्राइव हों, उनकी स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो आप इसको सिंपली इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ द हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद रखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड जहाँ पर आ जाए या डेरिवेटिव्स आ जाए तो उसका मतलब होता है कि आप हाइड्रोजन और कार्बन को रीड कर रहे हैं। सो याद रखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन को हम कहते हैं। और इनऑर्गेनिक से मुराद है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H2 वाटर हो गया, साइनाइड हो गया। ये वाले जो कंपाउंड हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का नहीं है। लेकिन एक बात आप याद रखें कि हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन और कार्बन का मस्ट नहीं होना चाहिए। ज़्यादा केसेस में यही होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है कि जहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन्स नहीं भी होते, वो क्या है? हाइड्रोजन। देखिए NH2 आपको इसमें C नहीं मिल रहा, कार्बन नहीं मिल रहे, लेकिन H2, लेकिन ये फिर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो याद रखना है कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकती हैं। ये मस्ट नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन साथ ही हों, लेकिन ज़्यादा केसेस में क्या होता है कि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होते हैं। सो इस कॉन्सेप्ट को आपने लाजमी याद रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या चीज़, कि इसमें आप हाइड्रोकार्बन्स और उनसे जो डेरिवेटिव, उनसे जो आगे कंपाउंड्स बनते हैं, आप उनकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, अब देखना है हमने कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर जो थ्योरीज पेश की गई हैं उनको हमने अब स्टडी करना है। तो याद रखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से दो थ्योरीज पेश की गई हैं। सबसे पहली जो थी वो वाइटल फोर्स थ्योरी थी। अब वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है? वाइटल फोर्स थ्योरी कहती है, देखिए हमारा जो चैप्टर है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड है। सो हमने सारी जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड पे रीड करनी है। तो जो ये थ्योरी है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड है। ये कहती है कि जितने भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये आप सिर्फ और सिर्फ सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय लिविंग थिंग्स। आप लिविंग थिंग्स के अलावा किसी और से इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। देखिए लिविंग थिंग्स में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही ज़्यादातर होते हैं, ये भी याद रखें। क्यों? आप देखें उनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपने चैप्टर नंबर 2 में बायोमॉलिक्यूल्स पढ़े, बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन्स आपने स्टडी की। उनमें कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं वो मेन एलिमेंट होते हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन जहाँ पर वो हम उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंसीडर करते हैं। सो वो कहता है, वाइटल फोर्स जो थ्योरी है वो ये कहती है कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ और लिविंग थिंग से आप उसे ऑब्टेन कर सकते हैं, उसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, लेकिन आप उसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज नहीं कर सकते। मीन आपने इसमें समझना क्या कि ये थ्योरी ये कहती है कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक से सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ये इसका मेन पॉइंट था, लेकिन इसकी थ्योरी को रिजेक्ट किया गया। और रिजेक्ट भी किसने किया? फ्रेडरिक वुलर ने 18th सेंचुरी में उसने इसको रिजेक्ट किया। किस तरह? थ्योरी पेश नहीं की उसने, उसका एक्सपेरिमेंट भी पेश किया, थ्योरी भी पेश की। उसने कहा कि आप
इसने क्या कहा था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं सिंथेसाइज कर सकते, लेकिन इसने कहा नहीं, आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस कर सकते हैं। उसने क्या प्रूव दिया, उसने एक अमोनियम साइनेट एक कंपाउंड लिया, ठीक है। अमोनियम साइनेट इसका फार्मूला होता है NH4CnO। ये उसने एक कंपाउंड लिया, ये अपनी नेचर में इनऑर्गेनिक था, ठीक है। उसने इसको हाई टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देकर ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये चेंज हो गया, ये अमोनियम साइनेट यूरिया में चेंज हो गया। अब जो यूरिया है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सो इससे इसकी थ्योरी जो थी वो रॉन्ग होगी। ये थ्योरी ये कहती थी कि आप इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक नहीं बना सकते, लेकिन इसने लैब में इस चीज़ को डिस्प्रूव कर दिया कि इसने क्या किया, इसने इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक चीज़ को प्रिपेयर कर दिया। और क्या चीज़ इनऑर्गेनिकली, अमोनियम साइनेट। ये अमोनियम साइनेट क्या होता है, ये एक मिनरल होता है, ठीक है। और ये इसने इससे क्या बना दिया, ऑर्गेनिक बना दिया, जो कि वाइटल फोर्स थ्योरी कहती थी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फ्रीडरिक वूलर ने इसको रिजेक्ट किया और एक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या है, यूरिया। और यूरिया आपको कहाँ पे ज़्यादा गेन होता है, आपको यूरिन की मैमल्स जितने भी उनके यूरिन में आपको मिलता है। सो ये फ्रीडरिक वूलर का कारनामा था। नेक्स्ट जो हम जिस चीज़ को स्टडी करने जा रहे हैं वो देखें, सम फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज हम इसके सिर्फ और सिर्फ 2 फीचर्स को स्टडी करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसके नहीं, हाँ जी, इंशाल्लाह 2 को रीड करेंगे। याद रखें, सबसे पहला जो फीचर्स है, एक बात आपने याद रखनी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी को भी आप कह दे कोई कंपाउंड लेकर आए, लैब में लेकर आए, और कोई कह दे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप उसको तस्लीम उस वक़्त तक नहीं करेंगे जब तक उनमें ये फीचर्स नहीं होंगे। सबसे पहला, पिकुलर बिहेवियर ऑफ द कार्बन्स। याद रखें, दुनिया में मिलियंस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जो मिलियंस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको बनाने में सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो कार्बन्स का होता है। तो कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मिलियंस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको कार्बन ही बनाता है। अब ये देखें, क्यों कार्बन बनाता है, क्यों कार्बन को ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो उसमें याद रखना, उसमें एक यूनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको हम कैटिनेशन बोलते हैं। क्या कैटिनेशन होता है कि कार्बन अपने ही दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंक करके बड़ी से बड़ी चेन बनाता है। उन चेन को लिंक करना, सेल्फ लिंकेज करना, इस कार्बन की प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं। ये डेफिनेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपने याद रखना है व्हाट इज़ द कैटिनेशन। कि कैटिनेशन क्या है कि कार्बन का अपने ही दूसरे कार्बन के साथ लिंक हो जाना और एक बड़ी चेन बनाना। ये देखें, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ तीसरे कार्बन, याद रखें कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। ये देखें कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बॉन्ड्स बना सकता है, और इन 4 बॉन्ड्स की मदद से ही ये बहुत ज़्यादा अपनी लंबी लंबी चेन्स बना सकता है, लॉन्ग चेन्स बना सकता है। ये अपने ही बना सकता है ना, अपने कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, मतलब सेल्फ कार्बन। तो याद रखना, इस सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन इज कॉल्ड द कैटिनेशन। इसको हम कैटिनेशन बोलते हैं। याद रखें, कार्बन 1 बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन 2 भी बनाता है, 3 भी बनाता है, सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल भी, ट्रिपल भी। डबल और ट्रिपल को हम कलेक्टिवली कहते हैं मल्टीपल बॉन्डिंग कर सकता है, सिंगल को सिंगल बॉन्डिंग कहते हैं। और ये वाला बॉन्ड जो होगा वो अनस्टेबल नहीं होगा कि मतलब बन गया और टूट जाएगा, इम्पॉसिबल। ये जो होता है ये स्टेबल होता है, ठीक है। मतलब लंबी चेन भी होती है और स्टेबल भी होती है। जल्दी से ये कंबस्टिबल भी नहीं हो सकती, इसको आप जल्दी से आप जला सकें, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबी होता है, बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है जितनी ज़्यादा कार्बन की लंबी चेन होगी। दूसरा आपको जो डिफरेंस याद करना है वो नॉन आयोनिक बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नॉन बिहेवियर शो करते हैं, नॉन आयोनिक क्यों शो करते हैं। इससे पहले आपने कॉन्सेप्ट रिमाइंड कर लें, आपने 10th क्लास में एक चीज़ को रीड किया था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं, जो 2 एटम्स अगर आप ज्वाइन हो, उन्होंने बॉन्डिंग की हो, अगर उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 हो या 1.7 से हाई हो,
तो उनको हम आयोनिक कहते हैं। ठीक है, आयोनिक से मुराद उनमें पोलैरिटी होती है, उनमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव होते हैं, तो ये आपने बात याद रखनी है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 1.7 से बिलो हो तो वो नॉन आयोनिक चीज़ होगी, वो कोवलेंट बॉन्डिंग शो करेगी, उनमें नॉन पोलैरिटी होगी, मतलब उनमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस नहीं होंगे। याद रखें, जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.1 होती है और कार्बन की होती है 2.5। जब हम इसका डिफरेंस निकालते हैं तो आता है 0.4। अब 0.4 देखे 1.7 से कम है, हमने क्या कहा है कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम होगा वो नॉन आयनिक शो करेंगे। तो यही रीज़न है, यही बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से नॉन आयनिक बिहेवियर शो करते हैं कौन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो आपने इस चीज़ को मेमोराइज़ करना है। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको लेक्चर्स दिए हैं ये आपको अच्छी तरह से मेमोराइज हो चुके होंगे। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उसमें मुझसे पूछ भी सकते हैं। जो आपको कॉन्सेप्चुअली कोई चीज़ भी समझ नहीं आ रही तो पूछ सकते हैं, कोई क्रैमिंग नहीं करनी, आप फ्रैंकली मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और मेरा एक व्हाट्सएप पे लाइव वेबिनार भी होता है, आप वहाँ पर भी अपनी इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर लाइव लेक्चर्स भी ले सकते हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। अगर ये लेक्चर्स आपको पसंद आए तो आपने इसको लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब लाजमी करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।